दोस्तों सदा नमस्कार। शिक्षा पहल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं गुणज और गुणनखंड की समझ। नवोदय तैयारी करने वालों के साथ साथ अन्य सभी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम बेसिक समझ लेकर आ रहे हैं। आप सभी का हमारे शिक्षा पहल जीके चैनल पर स्वागत है। मैं हूं चंदन सर। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब की बटन जरूर क्लिक कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आ रहे हैं आज गुणज और गुणनखंड की पूर्ण समझ। आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आशा है। तो चलो चलते हैं समझ की ओर। ये रहा। सबसे पहले अपवर्तक क्या है, गुणज गुणनखंड क्या है, ये समझ लेते हैं। फिर आप देखेंगे इनके बारे में पूरी समझ आज हम बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला शब्द रहता है गुणज गुणनखंड। देखें, अपवर्तक उसी को कहा जाता है। तो गुणज अंग्रेजी में मल्टीपल्स, उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणज या गुण्य कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो। अर्थात मान लो कोई संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर दो, दो से कौन कौन सा संख्या पूर्ण विभाजित होगा वो उनका गुणज कहलाएगा। जैसे दो लिख दे, दो, दो से आता है चार, छह, आठ, 10, 12, इस तरह से 14, 16 आगे अनंत तक चला जाएगा। अर्थात ये दो से पूरा पूरा विभाजित हो रहा। तो यूं कहा जाए दो के जो टेबल है या पहाड़े हैं वो सभी दो का गुणज कहलाएगा। अगर हम चार का ले लेते, पांच का ले लेते हैं तो पांच का गुणज कौन कौन सा हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से जितने भी पांच के टेबल में आएगा 55, 60, 65, जो भी पांच से कट जाता है, जो भी संख्या है पांच से कट जाएगा वो सभी उसका अपवर्तक या गुणज कहलाएगा। एक आध संख्या और ले लेते हैं, सात का तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, इस तरह से आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे जो भी उनसे कट जाता है अर्थात जो 7 से विभाज्य होगा वो सभी आपका 7 का अपवर्तक कहलाएगा। तो यह अपवर्तक या गुणज आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी है कि आप जो जिस संख्या है उसकी टेबल जितनी बार आप गुणा करेंगे अगर वो संख्या आ जाती है तो वो उनका गुणज कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है। अगला चलते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। ये महत्वपूर्ण है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले इस बेसिक बिंदु को समझना होगा, जैसा फैक्टर्स कहा जाता है। यहाँ पर पढ़ेंगे किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से या जिस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जितनी संख्या से विभाजित हो जाए उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। अगर हम दो का लें, किसी दो का ले लें तो दो का अपवर्तक कौन कौन होगा, दो एक के टेबल में आता है और दो दो के टेबल में आता है, बस ये दोनों इनका गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम तीन का लेते हैं तो तीन का गुणनखंड एक के टेबल में जाता है और तीन के टेबल में जाता है अर्थात तीन के पहाड़े में आएगा, ये उनका गुणनखंड होगा। अगर हम इसी को चार लेते हैं तो ये चार एक के टेबल में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा और चार के पहाड़े में आएगा। ये तीन तीन इनके गुणनखंड कहलाएगा या अपवर्तक कहलाएगा। उसी तरह जैसे 12 ले लेते हैं, 12 का एक के पहाड़े में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा, तीन के पहाड़े में भी आता है और चार के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। ये उनका गुणनखंड कहलाएगा। उसी तरह और आगे बढ़ते हैं, मान लो हम 100 ले लेते हैं तो 100 किसके किसके टेबल में आएगा देख ले, एक के पहाड़े में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा, तीन के पहाड़े में नहीं आ सकता, चार के पहाड़े में आएगा, 25 चौक 100 होता है। अब उसके बाद पाँच के पहाड़े में आएगा, फिर 10 के पहाड़े में आएगा, फिर 20 के पहाड़े में आएगा, फिर 25 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद 50 के, उसके बाद 100 के। ये इतना संख्या आपका
100 का गुणनखंड कहलाएगा। ये आप समझ लीजिए, जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में या जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए ये संख्या, वो उनके गुणनखंड कहलाता है या अपवर्तक कहलाता है। ये ध्यान रख लीजिए। और इसी के माध्यम से हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो इनको आप समझ जाएंगे कि जो संख्याओं के द्वारा पूरा पूरा संख्या अगर जो विभाजित हो जाता है वही वो उनके अपवर्तक कहलाता है। अर्थात आप देखेंगे कि इसमें 12 को देख ले, 14 को देख ले या जो भी संख्या देखें, ये एक से पूरा पूरा 4 विभाजित हो रहा है, 2 से 4 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है और 4 से भी 4 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ऐसे संख्याओं को अपवर्तक कहा जाता है। अगला देखते हैं उभयनिष्ठ अपवर्तक। यहाँ पर देखेंगे, अब उभयनिष्ठ अपवर्तक के बारे में आप समझ ले। उभयनिष्ठ अपवर्तय अथवा समापवर्तय, यहाँ पर जब लघुत्तम समापवर्तय निकालेंगे उस समय हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, उस समय ये जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम पहले समझ लेते हैं। अगला वीडियो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आएगा। उस वीडियो में आपको पूरी तरह से इन चीजों को समझना आवश्यक है। दोस्तों इनको पहले देख ले क्या होता है। ये वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या का उभयनिष्ठ हो, वो उसे समापवर्तय कहा जाता है। समापवर्तय अधिक हो तो कई हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 2 से अधिक संख्या है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 3 और मैं ले लेता हूँ 5। ये आपके बीच में हम ले रहे हैं। इनका सबसे पहले आप अपवर्तय निकाल लें। 2 का अपवर्तय निकालेंगे तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, आगे बढ़ते जाएं 26, 28, 30, 32। आप जितना दूर ले जा सकते हो ले जाएं। हम इसको समझने के लिए आपको ले जा रहे हैं 34, इस तरह से। अब उसी तरह 3 का भी अपवर्तय निकाल लें या गुणज निकाल लें। 3, 6, 9, 12, 14, सॉरी 15, 18, 21, 24, 27, 30, 37, 36, 39। इस तरह से ये आगे चलते जाएगा। जितना भी आगे चलते जाएगा। 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी संख्या देखते जाएंगे। अब ये देखना है कि इन तीनों में कौन है जो तीनों में हो। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या का पहले देखते चले। 5 है क्या तीनों में? नहीं है। 10 है क्या तीनों में? नहीं है। 15 है क्या तीनों में? इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 20 है क्या तीनों में? नहीं है। 25 है क्या तीनों में? नहीं है। 30 है क्या? हाँ 30 है, तीनों में है। ये देख ले 30 तीनों में है। ये इनका समाप अपवर्तय कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर 30 समाप अपवर्तय कहलाएगा। ये 30 असमाप अपवर्तय कहलाएगा। और जो 30 के टेबल में आएगा, जो भी 30 के टेबल में आएगा सभी उनकी समाप वर्तय कहलाएगा। कई प्रश्न आपके बीच में पूछा जाता है नवोदय विद्यालय में, 1 से 100 तक के संख्याओं में 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होती है। इसी तरह जो भी आप देखेंगे तो 30 के टेबल में जो भी इसी तरह निकाल लेंगे। और जो 30 के टेबल में आएगा उस 30 के टेबल में जैसे 60 आएगा और 90 आएगा, इस तरह से। अर्थात ये तीनों संख्याएं 2, 3 और 5 से विभाजित होगा। अर्थात 1 से 100 तक के संख्याओं में 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 3 होगा। इस तरीके का प्रश्न
आपको समझने के लिए ये आवश्यक है कि समापवर्तक को आप समझें। आगे चलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड या अपवर्तक अथवा समापवर्तक। अब यहाँ पर वही है, वह संख्याएं जो किसी दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड हो। यहाँ पर पुनः और ले लेते हैं हम, इसी संख्या को ले ले, जैसे 2, 3 और 5 को ले लेते हैं। इनका हम सबसे पहले गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 1 का गुणनखंड 1 और 2 है, तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 है, 5 का गुणनखंड 1 और 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों में कॉमन रूप से 1 है, 1 आपका समापवर्तक कहलाएगा। ये 1 आपका समापवर्तक होगा। और कोई दूसरा संख्या लेकर देख लेते हैं, जैसे बड़ा संख्या ले लेते हैं 12, 24 और ले लेता हूं मैं 18। ये ले लेते हैं हम, इनको निकाल करके देख लेते हैं। 12 का क्या क्या होगा, 1 से जाएगा 2, 3, 4, इसके बाद आ जाएगा 6 और आ जाएगा 12। और देखते हैं, एक में भी 1 के जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6, 8, 12 और 24। यहाँ पर देखते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा और 18 से जाएगा। ये इनके अपवर्तक हो गया। अब इनमें से समान अपवर्तक निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 सभी में आता है, 1, ये 1 हो गया, इनको बाहर लिख लेते हैं हम, 1 हो गया। उसके बाद 2 भी है, तीनों में 2 है, ये तीनों में 2, ये भी उनका समान अपवर्तक कहलाएगा। 3 देखते हैं, 3 भी है, ये 3 भी है, 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 3 भी है। उसके बाद ये 6 भी देखते हैं, तो 6 भी तीनों में दिख रहा है, ये 6 तीनों में दिख रहा है। अर्थात ये चारों, इन तीनों संख्याओं 12, 24 और 18 का समापवर्तक है। अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक जब बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के समय अपवर्तक के निकाले, तो लघुत्तम के लिए अपवर्तक ही निकाला जाता है, अर्थात गुणज गुणज निकाला जाता है। और महत्तम समापवर्तक के लिए अपवर्तक निकाला जाता है, अर्थात गुणनखंड निकाला जाता है। तो जब महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, इस समय देखेंगे ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल करके, कॉमन फैक्टर से निकाल करके असमान अपवर्तक निकाल करके सबसे बड़ी संख्या को चयन करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये 12, 24 और 18 का अगर महत्तम समापवर्तक पूछता, ये 6 होता। अगर संख्याएं पूछा जा रहा है कि कितनी है, तो वो 4 होगा। इन छोटी छोटी संख्याओं के बारे में, आप छोटी छोटी बिंदुओं के बारे में आप जान लेंगे, तो आपको वो आगे चल के आसानी होगी। अगला देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, कौन कौन सा चीज अभाज्य गुणनखंड होता है ये देखते हैं। अभाज्य गुणन के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है आपके नवोदय विद्यालय में। तो सबसे पहले अभाज्य का मतलब ही आपको अभाज्य संख्या पहले ही बता जा चुका है, जिसके 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होता है। हमारे 100 तक की गिनती में 25 होता है, जिन्हें पहले वीडियो हमने बता चुके हैं इसके पहले। अगर हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे तो एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करते करके ला रहे हैं, ताकि छोटी से छोटी समझ बन जाए। और जिनको समझ में आ गए हैं, पूरी तरह से इनको गहराई से समझने का प्रयास करें। बहुत से प्रश्न इधर से पूछा जाएगा, जिससे आपको निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सिर्फ इस भाग के देते जाएं, तो वो आपका, जैसे ये 2 से देंगे तो ये 12 बार में जाएगा, फिर ये 2 से देते हैं, ये 24 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। ये फिर 2 से देते हैं तो ये 3 बार में जाएगा, फिर ये देते हैं 3 से, 1 बार में जाएगा। तो अर्थात 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। अगला देखते हैं, 100 का देख लेते हैं।
100 का निकालेंगे, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते चले, 2 से 50 जा रहा है जाएगा 50 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 25 बार में। अब 25 2 से नहीं जाएगा, ना ही 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 5 से चलते हैं, 5 पंचे 25। ये आपका 100 का गुणनखंड, 100 का भाज्य गुणनखंड क्या-क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये देख ले 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। उसी तरह आप 1000 का निकाल के देखेंगे कि 1000 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। ये देख लेते हैं, ये 2 ये 500 बार में जाएगा, फिर 2 से देते हैं तो ये 250 के बार में 250 बार में जाएगा, फिर 2 से देते हैं तो 125। अब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि जोड़ के देखते हैं 3 2 5 रे 5 2 7 रे 8 हो रहा है। ये 5 से जाएगा 25 बार में, इसी तरह ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार में। ये हमारे गुणनखंड हो गया 1000 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से वर्ग निकालते समय भी आपको समझ में आएगा, गुणनखंड निकालते समय भी आप समझ में आएगा। तो आप सभी जो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है इन 1500 का आप ज़रूर निकालें और निकाल करके समझ बनाएं। इस तरह से ये छोटी छठ समझ आप सभी को पसंद आया होगा, तो निश्चित आप कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।